हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन एकेडमी। अपने एमसीक्यू सीरीज में हम कर रहे हैं ज्योग्राफी और क्लास 11th की सेकंड चैप्टर फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। जो हमारा लेक्चर सीरीज है एग्जाम रेडी, उसमें हमने एनसीईआरटी और पीआईक्यू बेस्ड प्लस कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स से जो इंफॉर्मेशन या फिर डेटा निकाला है, उसी को हमने एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके कुछ उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना के एमसीक्यू सीरीज लाया है, जिससे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको वही सारी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस वो याद हो जाए, या फिर कॉन्सेप्ट भी जहाँ पे हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस उस पर बनाए हुए हैं। तो इससे पहले हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे इससे पहले की हिमालयाज और नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यू और थार डेजर्ट ये हम कर चुके हैं। इसमें हमारा रह गया है कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज कोस्टल प्लेन से, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो इंडिया की, वो किस टाइप के कोस्ट की एग्जांपल है? एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोस्ट? तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो हमारे सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स के टाइप हैं। जो वेस्टर्न फ्लैंक है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वेस्टर्न फ्लैंक थी, जो वेस्टर्न फ्लैंक थी पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो सबमर्ज हो गई और इसीलिए इसे सबमर्ज कोस्टल प्लेन बोलते हैं। यहाँ की कोस्ट जो है वो नैरो है और पोर्ट्स के लिए, हार्बर्स के लिए आइडियल है। ज़्यादा लोड कैरिंग शिप्स जो हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के पोर्ट्स में डॉक कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मेक देम सुटेबल फॉर नेचुरल हार्बर्स? नेचुरल हार्बर्स के लिए कौन से उनके फीचर सुटेबल हैं? तो अभी हमने देखा कि वो एक सबमर्ज्ड कोस्ट है वो, और नैरो बेल्ट है उनकी, डीप भी हैं थोड़े एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये सारी चीज़ें उनको फेवर करती हैं। तो ब्रॉड एल्यूवियल प्लेन्स तो ये बिल्कुल नहीं है। ब्रॉड एल्यूवियल प्लेन्स ईस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं। लार्जर रिवर डेल्टास भी नहीं है। ये दोनों फीचर्स जो हैं वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के हैं। ठीक है, तो बचा हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इसके लिए, वो सबमर्जेंस एंड नैरो बेल्ट फॉर्मेशन ये है। और इसकी वजह से जो सबमर्जेंस होती है उसकी वजह से हमें डीप इनलेट्स मिलते हैं शिप्स के लिए। डीप इनलेट्स चाहिए होते हैं जब लोड ज़्यादा होता है शिप्स में, तो वो नैरो सरफेस में या फिर शैलो डेप्थ में वो ज़्यादा अंदर तक नहीं आ सकते। जहाँ पे डेप्थ होगी सी में ज़्यादा, वहीं पे वो ज़्यादा लोड कैरी करने वाली शिप्स आ सकेंगे। तो ऐसा हमारा वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलता है, ईस्टर्न साइड में ऐसा कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? पोर्ट्स का नाम दिया होगा अगर, तो ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, इतना तो ध्यान होना चाहिए। तो कांडला जो है वो गुजरात में है, मार्मागांव गोवा में है, और कोचीन जो है वो केरला में। तो बचा हमारे पास पारादीप। पारादीप जो है वो उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट कोस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये पारादीप है। पारादीप उड़ीसा में है, बाकी सारे वेस्ट में। एक मैप है जिसमें बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं अपने इंडिया में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट में देखते हैं तो कांडला, जो रेड वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्योंकि उनकी टनेज कैपेसिटी उन पोर्ट्स की ज़्यादा है। तो ये कांडला याद रखना, मुंद्रा याद रख सको तो ये भी ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा हाई टनेज वाली नहीं है। कांडला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जेएनपीटी, ये मुंबई में है। मारमागांव ये गोवा में है। फिर मैंगलोर ये कर्नाटका में है। ये सारे पोर्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और छोटे पोर्ट्स तो हैं ही, उनमें से याद रख सको तो ठीक, अदरवाइज रेड वाले जरूर याद रखना। ईस्टर्न कोस्ट में देखो ट्यूटिकोरिन और टुट्टुकोडी, ये तमिल प्रोनाउंसिएशन है इसकी, टुट्टुकोडी। जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने काफ़ी सारे सिटीज़ का नाम अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चेंज कर दिया था, क्योंकि वो लोकल नेम्स बोल नहीं पाते थे। तो उसको उन्होंने कर दिया ट्यूटिकोरिन, बट दिस इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली, क्योंकि तमिल प्रोनाउंसिएशन जो उस जगह की है वो टुट्टुकोडी है। अब ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें ट्यूटिकोरिन ना दे के जो लोकल नेम है वो दे दिया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, समझ नहीं पाते कि ये किसी नए जगह की बात कर रहे हैं। ऐसा है नहीं, दोनों नाम याद रखो। फिर इसके बाद है एन्नोर, जो कि चेन्नई के पास है। और एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। पारादीप इज इन उड़ीसा, ये ईस्टर्न कोस्ट की सबसे हाई टनेज वाली पोर्ट है। फिर हल्दिया, ये कोलकाता से थोड़ी दूर
तो एक बार पॉज करके सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पे देख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोएस्ट इन विच सेक्शन? जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये नैरोएस्ट है किस जगह पे? तो जो उसका कर्नाटका वाला सेक्शन है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, वो नैरोएस्ट है। तो वो आता है मिडिल सेक्शन में। तो मिडिल सेक्शन जो है मिडिल कन्नड़ा कोस्ट, इंग्लिश में इसे कनाडा कोस्ट भी लिखा हो सकता है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी कन्नड़ा कोस्ट है। कोंकण में थोड़ा ब्रॉड है और मालाबार में भी थोड़ा ब्रॉड है। जो सबसे नैरो वाली सेक्शन है वो कनाडा कोस्ट है, कर्नाटका वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलाइक द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स द रिवर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स डू नॉट फॉर्म। तो वेस्ट कोस्ट की जो रिवर्स हैं वो डेल्टास फॉर्म नहीं करती। ठीक है, उतना सेडिमेंट डिपोजिशन या सिल्ट डिपोजिशन वहाँ नहीं होता। कोर्स उनके छोटे हैं, उतने ज़्यादा लोड कैरी नहीं करते हैं, सेडिमेंट लोड उतने कैरी नहीं करते हैं, तो वो डेल्टा फॉर्म नहीं कर पाते। इनकी कोर्सेज शॉर्ट है। सबसे पहले तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो उनकी कोर्सेज शॉर्ट है और डेल्टा फॉर्म करने के सारे कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते। ज़्यादा सिल्ट वो नहीं लाते हैं, ब्रिंगिंग लेस सिल्ट। ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। रिपीटेड सा लग सकता है लेकिन अलग अलग तरीके से वो बताया जा रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट याद हो जाए। मालाबार कोस्ट जो है, अगला क्वेश्चन देखें। मालाबार कोस्ट इज स्पेशली नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर। कौन सी यूनिक फीचर है जो मालाबार कोस्ट में देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू दूसरे पार्ट्स जो इंडिया के कोस्टल प्लेन्स की हैं? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक फीचर है वो है बैक वाटर्स, जिसे लोकली वहाँ पे कयाल्स बोलते हैं। बैक वाटर जो वेम्बनाड लेक हो गई या दूसरे बैक वाटर्स हैं, अष्टनम, सष्टम कोट्टा, अष्टनामुडी, ये सारे लेक्स हैं वो बैक वाटर्स हैं। बैक वाटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रिवर्स फ्लो करके आ रही हैं अपना वाटर वो सी में मर्ज कराने के लिए, वहाँ पे कई बार हाई टाइड्स के ड्यूरिंग हाई टाइड्स सी का पानी ऊपर हो जाता है और जो रिवर के वाटर्स होते हैं वो सी में ना मर्ज करके वापस लैंड की साइड में वो पीछे आ जाते हैं, तो उन्हीं को बैक वाटर्स बोला जाता है। ये ब्रैकिश वाटर यहाँ पाया जाता है, ना कम्प्लीटली फ्रेश ना कम्प्लीटली सलाइन। जो बीच का होता है उसे ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है, छोटे से एक्सप्लेनेशन थी। अब ये एक केरला के मैप में देख सकते हो, ये जो है ये लेक्स जो हैं वो बैक वाटर्स हैं। ये बैक वाटर्स हैं। ठीक है, ये सारे ये बैक वाटर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन एक क्वेश्चन है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मोर सुटेबल फॉर पोर्ट्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये फॉर अ फैक्ट दिस इज ट्रू। और ये इसलिए है, रीज़न इसका क्या है? दे आर सबमर्ज्ड प्लेन्स लीडिंग टू नेचुरल हार्बर्स एंड एस्चुरीज। ठीक है, नेचुरल हार्बर फॉर्मेशन के लिए सबमर्ज प्लेन्स का होना जरूरी है, सबमर्ज कोस्ट का होना जरूरी है। तो असर्शन भी इसका सही है और उसका रीजन भी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो एक पार्ट है वो है मालाबार कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट वो तमिलनाडु वाले रीजन की में आता है, तो वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है। नॉर्दर्न सरकार वो आंध्रा वाले रीजन की बात कर रहे हैं और सुंदरबंस तो वेस्ट बंगाल में। तो जो मालाबार कोस्ट है दैट इज केरला कोस्ट, वही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का पार्ट है। विच एक्टिविटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द कयाल्स ऑफ केरला? कयाल्स यानी बैक वाटर्स। अगर यहाँ पे बैक वाटर्स हम देखने को ना मिले हमें, तो लोग उसमें कई बार कंफ्यूज होंगे कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये लोकल नेम्स याद होने चाहिए, स्पेशली जो बुक्स में जिसका रेफरेंस है। तो एनसीईआरटी में कयाल्स गिवन है। अब कयाल्स जो हैं ये एसोसिएटेड है इनलैंड नेविगेशन से, तो दिस इज ट्रू। छोटे मोटे शिप्स वहाँ पे नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं। सॉल्ट वाटर फिशिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, टूरिज्म के लिए तो है ही। एलएपी जैसे जगह जो है वो काफ़ी फेमस है, लोग हाउस बोट्स में वहाँ पे टूरिज्म के लिए जाते हैं। इसके साथ साथ बैक वाटर्स में एक उनका नेहरू ट्रॉफी जो होता है, स्नेक बोट रेस या बोट रेस बोल सकते हैं। ठीक है, वल्लम कली उसे लोकली बोला जाता है। वो भी वहाँ जाना जाता है, वो भी फेमस है वहाँ के लिए। और जो वहाँ पे नहीं
जो फीचर जो वहाँ की नहीं है, या फिर जो एक्टिविटी विच इज़ नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ है, तो वो डेल्टा फार्मिंग, लार्ज स्केल डेल्टा फार्मिंग वहाँ पे नहीं है, क्योंकि डेल्टास ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिशिंग है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, और इसके साथ साथ स्नेक बोट रेस भी है, वल्लम कली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डोंट द रिवर्स ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फॉर्म डेल्टास। ये बार बार एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहा है। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि ये शॉर्ट है, ज़्यादा लंबी कोर्स इनकी नहीं है, और तेज़ी से बह जाते हैं। तेज़ी से बह जाने की वजह से वो जो थोड़ी बहुत डिपॉजिट लाते होंगे सिल्ट की, वो डंप नहीं करके सारा समंदर में ले जाते होंगे, डायरेक्टली एंटरिंग द सी। जब स्लगिश फ्लो होती है रिवर की, तब वो अपने सेडिमेंट्स को कोस्टल रीजन्स में डंप करते हैं, उससे डेल्टा फॉर्मेशन होती है। तो ये शॉर्ट रिवर्स हैं, कोर्सेज उनकी शॉर्ट है, स्विफ्ट है, एस्टुअरीज फॉर्म करते हैं, डेल्टा फॉर्म नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स विद देयर सॉरी मैच द फॉलोइंग पोर्ट्स विद देयर स्टेट्स। नाम याद होने चाहिए पोर्ट्स के, और वो किस स्टेट से हैं या किस सिटी के पास हैं। तो मार्मागांव गोवा में है, दिस इज ट्रू। कांडला गुजरात में है, ये भी ट्रू है। कोचीन केरला में है, ये भी ट्रू है। बेंगलोर कर्नाटका में है, ये भी ट्रू है। तो चारों इसमें ऑप्शन करेक्ट है, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में थोड़े कुछ फीचर्स अलग होंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर नैरो एंड सबमर्ज जो थे वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ब्रॉड हैं और इमर्जेंट हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉड, फ्लैट, यहाँ पे फर्टाइल डिपोजिशन है, एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है अच्छी खासी। राइस फार्मिंग के लिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी जाना जाता है। एल्यूवियल डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये इमर्जेंट नेचर के हैं। वेस्ट जो है वो सबमर्जेंट है, ईस्ट जो है वो इमर्जेंट है। नेचुरल हार्बर्स इसमें कम देखने को मिलते हैं, लैक ऑफ नेचुरल हार्बर्स। इक्का दुक्का जगह पे ऐसे पोर्ट बनाने के लिए हैं, और दो दूसरे हैं, जैसे विशाखापट्टनम है, नोर है, ट्यूटिकोरिन, या कोलकाता के पास हल्दिया वाला रीजन है। तो कई सारे जगहों में वो उतने फेवरेबल डेप्थ नहीं है, बट फिर भी लॉजिस्टिक्स की वजह से वो हम यूज़ करते हैं। बट हेवी टनेज वाले शिप्स वहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में उतने नहीं आए जाते हैं। अगर नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात ना करके हम टनेज की बात करें, तो मैक्सिमम टनेज जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ही शिप किया जाता है इंडिया में। द प्रेजेंस ऑफ ब्रॉड डेल्टाज ऑन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ड्यू टू। ब्रॉड डेल्टाज जो है वो क्यों पाए जाते हैं, तो फिर से वही इमर्जेंट नेचर ऑफ द कोस्ट इसकी वजह से पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इमर्जेंट नेचर है, सडनली वो सी में ख़त्म नहीं होते हैं रिवर्स, उनको टाइम मिलता है वहाँ पे अपने डिपॉजिट डंप करने के लिए, और कोर्सेज उनकी लंबी है तो स्लगिश हो जाती हैं कोस्ट तक जाने के बाद, तो सेडिमेंट्स अपने वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ देर के लिए पढ़ लेना। पोर्ट्स एंड हार्बर्स आर फ्यूर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, दिस इज बिकॉज, फिर से वही बात है, इमरजेंट है और डेल्टाइक है एंड सिल्टी। ये दूसरा तरीका है बोलने का कि कोस्ट जो है वो इमरजेंट है, डेल्टाइक एंड सिल्टी। इमरजेंट है यानी कि वहाँ की सरफेस थोड़ी सी उठी हुई है, सबमर्जेंट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि शैलो डेप्थ है वहाँ की सी की, विच इज़ नॉट फेवरेबल फॉर पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर डेल्टा रीजन्स। अब जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ डेल्टास की बात भी होगी, और कौन से रिवर्स कहाँ पे डेल्टा फॉर्म करते हैं इनकी भी बात होगी। तो महानदी चिलिका रीजन में वो रीजन की बात हो रही है, नॉट एग्जैक्टली, यानी कि चिलिका लेक पे ही वो डंप कर रही है ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम, उसके आसपास की रीजन की बात कर रहे हैं। जब रीजन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मान सकते हैं कि वहाँ पे +- 100 किलोमीटर ऊपर नीचे की बात हो सकती है। तो महानदी की जो मर्जिंग पॉइंट है वो नियर चिलिका लेक है, और वहाँ डेल्टा फॉर्मेशन भी जो है वो चिलिका लेक के पास है, तो दिस इज ट्रू।
गोदावरी कोलेरू लेक के पास मर्ज करती है और वहाँ डेल्टा फॉर्मेशन भी कोलेरू लेक के पास होती है। नॉट एग्जैक्ट सेम पॉइंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो आसपास के रीजन की बात कर रहे हैं। कृष्णा अगर देखें तो पुलिकट लेक से थोड़ी डिस्टेंस पे है, कुछ दूरी पे दिखाई देता है, बट लेट्स होल्ड, कृष्णा की बात अभी छोड़ देते हैं। तो कावेरी कोरोमंडल कोस्ट में डेल्टा फॉर्म करती है, दिस इज ट्रू। तो अगर ऑप्शन में हम देखें तो विदाउट 3 कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो मोस्ट रीजनेबल करेक्ट ऑप्शन है वो 1, 2, 3 एंड 4 है। अगर हमारे पास ऑप्शन होता 1, 2 एंड 4 तो हम 1, 2 एंड 4 करेक्ट कर सकते थे। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मान लें कि कृष्णा जो है वो पुलिकट लेक के आसपास वाले रीजन में अपनी डेल्टा फॉर्मेशन करती है। मैप में अगर देखो तो उनमें थोड़ा डिस्टेंस दिखेगा, बट अगर इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की बात करें तो कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जान के डाले जाते हैं ताकि जानते हुए भी स्टूडेंट्स नेगेटिव कराएं। 1, 2 एंड 4 ये कम्प्लीटली करेक्ट है। ये थोड़ा डिस्टेंस है, कृष्णा एंड पुलिकट लेक में जो है रीजन में थोड़ा सा डिस्टेंस है। अब एक मैप में देखो, उत्कल प्लेन्स जो है वो उड़ीसा के रीजन को, और जो थोड़े से रीजन में वेस्ट बंगाल वाला रीजन आता है उसे उत्कल प्लेन्स बोलते हैं। नॉर्दर्न सरकार मोस्टली आंध्रा वाला रीजन आता है, और कोरोमंडल कोस्ट पुलिकट लेक से लेके नीचे पूरे कन्याकुमारी तक के रीजन को हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। पहले इसे चोलामंडलम बोलते थे, आफ्टर द चोला किंग्स अंग्रेजों ने इसका भी नाम बदल करके कोरोमंडल कर दिया, क्योंकि चोलामंडलम उनसे बोला नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्थन सरकार। तो ये आंध्रा वाले रीजन की बात कर रहे हैं, आंध्रा कोस्टल आंध्रा की बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें देखें तो कृष्णा एंड गोदावरी वाले रीजन की बात कर रहे हैं, या फिर महानदी एंड कृष्णा वाले की बात कर रहे हैं। तो कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल आसपास ही वो डेल्टा फॉर्मेशन होती है। तो लार्जर की बात अगर करें तो बिटवीन कृष्णा एंड महानदी हम बोल सकते हैं। कावेरी कोरोमंडल में डंप होती है, तो दैट इज नॉट ट्रू। और महानदी जो है वो बिटवीन गोदावरी एंड महानदी, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ये कोस्टल आंध्रा वाली बात कर रहे हैं, तो कृष्णा एंड महानदी की हम बात करेंगे इसमें। कृष्णा जो है वो साउथ ऑफ गोदावरी डेल्टा है, और वहाँ से लेके वो टिल बोल सकते हैं कि चिलिका लेक के साउथ तक के रीजन को नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रेच ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी डेल्टास। इनमें इन तीनों क्वेश्चंस में क्या हुआ है कि जो पूरे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उनको रिवर डेल्टास में डिवाइड कर दिया गया है। अगर इस तरीके से किसी ने डिवीजन किया तो उसको ऐसे ही देखेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रीजन है कृष्णा एंड कावेरी डेल्टास के बीच की, उसे ही हम कोरोमंडल कोस्ट है। बल्कि ये कोरोमंडल कोस्ट जो है वो कावेरी डेल्टा से साउथ भी एक्सटेंड करती है पूरे कन्याकुमारी तक, बट ब्रॉडली अगर बात करें तो चिलिका लेक जो कि एक ब्रैकिश वाटर लगून है, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड अलोंग द डेल्टा ऑफ विच रिवर। तो ये महानदी डेल्टा के पास चिलिका लेक लाई करती है। अब आइलैंड्स पे आते हैं। आइलैंड्स ऑफ इंडिया, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर फाउंड ड्यू टू। तो ये वोल्केनिक ओरिजिन के प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से इनकी फॉर्मेशन हुई है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है, कोलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड बर्मा माइनर प्लेट, दिस इज ट्रू। किसी रिवर के डिपोजिशन से नहीं बना, कोरल पॉलिप से जो बना है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स है, नॉट अंडमान। और सबमर्जेंस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू से तो बिल्कुल भी नहीं बना है। मोस्ट करेक्ट जो है इसमें कोलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड बर्मा माइनर प्लेट। अब ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो टेक्टोनिक प्रोसेस से फॉर्म की हुई है। इंडियन प्लेट जब कोलाइड कर रही थी, इंडियन प्लेट की कोलिजन हुई थी और विथ द बर्मा प्लेट, और ये अर्कन्योमा जो माउंटेन रेंजेस है उसी का एक्सटेंशन है। अर्कन्योमा माउंटेन रेंज म्यांमार में है, उसी का एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इनकी ओरिजिन प्लेट टेक्टोनिक्स से हुई है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ विच रेंज। तो ये अभी हमने देखा अर्कन्योमा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अर्कन्योमा रेंज।
विच पैसेज सेपरेट्स द लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को जो कौन सी पैसेज सेपरेट करती है? तो पहले ऑप्शंस देखते हैं। कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, ए एंड बी में, 10 डिग्री चैनल और डंकन पैसेज में। पाक स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट ये दोनों अंडमान से रिलेटेड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है डंकन पैसेज। अभी हम देखते हैं 10 डिग्री चैनल कहाँ से है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करती है। एक बार मैप में देखते हैं इसे। ये रही 10 डिग्री चैनल, दोनों ही फैक्ट इसमें याद कर लेना। ऊपर में है, ऊपर वाला रीजन जो है वो अंडमान है, और नीचे वाला जो रीजन है ये सारा निकोबार है। दिस इज ऑल निकोबार, और इससे ऊपर का ये सारा जो है वो है अंडमान। तो इनको सेपरेट करती है ये 10 डिग्री चैनल। अब हमने बात की क्वेश्चन में लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान की। तो ये रहा हमारा लिटिल अंडमान और ये रहा साउथ अंडमान। इनके बीच का जो रीजन है ये यहाँ पे आता है डंकन पैसेज। ये वाला रीजन, बीच में छोटा सा एक गैप है, उसी को हम डंकन पैसेज बोलते हैं। तो लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान को सेपरेट करने वाली जो है वो डंकन पैसेज है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से ध्यान में रखना, पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में लाई करती है। अंडमान आइलैंड्स का ये पूरा ग्रुप है। ऊपर में है नॉर्थ अंडमान, जो नॉर्थ में है सबसे, उसे नॉर्थ अंडमान बोलते हैं। बीच में आता है मिडिल अंडमान, यहीं पास में एक बैरन आइलैंड्स है, ठीक है। और बैरन आइलैंड्स की भी लोकेशन ध्यान में रखना। और साउथ अंडमान उसके नीचे है, साउथ अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है। और उसके सबसे साउथ में, यानी कि अगर क्वेश्चन ये फ्रेम करना चाहे कोई कि लिटिल अंडमान जो है वो नॉर्थ अंडमान के पास में है, तो दिस इज नॉट ट्रू। साउथ अंडमान के भी साउथ में है लिटिल अंडमान। अमंग अंडमान आइलैंड ग्रुप्स सबसे साउथ में है लिटिल अंडमान। ये सारी चीज़ें मैप देखने पे क्लियर होंगी। मैप देखो, खुद से मार्क करो और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देके याद करने की कोशिश करो। अब निकोबार आइलैंड्स की अगर बात करें तो सबसे साउथ में जो है हमारा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट है। और ग्रेट निकोबार जो है वो सदर्न पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट अंडमान ग्रुप इज सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार ग्रुप बाई 10 डिग्री चैनल। अभी हमने देखा 10 डिग्री चैनल। ग्रेट अंडमान ग्रुप जो है वो निकोबार ग्रुप से सेपरेटेड है 10 डिग्री चैनल से। और इसे 10 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। जहाँ पे भी हम इस तरह की बात करते हैं 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल, तो ये बेसिकली उस लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड अमंग द निकोबार ग्रुप। निकोबार ग्रुप में लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू द सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशिया के एक आइलैंड में से है, और जो अपने इंडिया की जो आइलैंड है जो क्लोजेस्ट है सुमात्रा से, वो कौन सी आइलैंड है? तो ये भी ग्रेट निकोबार है। वर्ल्ड मैप में देखने पे पता चलेगा। द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया आर फाउंड इन। ये बैरन आइलैंड्स में पाए जाते हैं, अंडमान आइलैंड्स में। ये तो एक ब्रॉडर रीजन की बात हो गई। अंडमान आइलैंड्स में भी, बैरन आइलैंड्स में पाए जाते हैं। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज फाउंड इन ऑन द बैरन आइलैंड्स। बैरन आइलैंड्स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ड्यू टू रिसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं पाए जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है, अगला क्वेश्चन। पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन। तो अभी हमने देखा पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान में लाई करती है। करेक्ट ऑप्शन इज साउथ अंडमान। विच टाइप ऑफ रॉक्स मेनली मेकअप द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं? क्वेश्चन जियोलॉजी उतना पूछा नहीं जाता आइलैंड्स के बारे में, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें टर्शियरी सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है और शेल है। सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं ज़्यादा। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे किसी टाइप के रॉक्स नहीं पाए जाते, सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें वॉल्केनिक रॉक्स भी हैं, सेडिमेंट्री एज वेल एज वॉल्केनिक रॉक्स। तो जब हम टर्शियरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल की बात कर रहे हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए। और वॉल्केनिक रॉक्स यानी कि बसाल्ट एंड ग्रेनाइट भी हो गए। प्लस इसके साथ साथ थोड़े से कोरल्स भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में जितने भी कोरल्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कोरल्स हैं वो अंडमान में ही पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम आइलैंड्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आर फ्रिंज्ड विद। जब ये, इससे समझो कि ये कोरल्स की बात कर रहे हैं, तो कोरल रीफ्स हैं और मैंग्रोव्स भी हैं। अंडमान में मैंग्रोव्स भी अच्छे खासे पाए जाते हैं और कोरल रीफ्स भी पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है, और इसमें मैंग्रोव सिस्टम्स भी पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये खुद में आइलैंड भले ही छोटा सा है, बट उसकी लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो इसकी वजह से वेजिटेशन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ इंडिया कंटेन्स द लार्जेस्ट ऑफ द कंट्रीज टोटल कोरल डाइवर्सिटी। वही एक क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। इंडिया की जो भी जितने भी कोरल्स पाई जाती हैं इंडिया में, उनमें सबसे रिचेस्ट या सबसे लार्जेस्ट कोरल डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। एक चीज़ ध्यान दो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अकाउंट फॉर नियरली 89% ऑफ द इंडियाज टोटल कोरल डाइवर्सिटी। अब इसके साथ साथ कोरल रीफ्स जो है इंडिया में लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का पाक स्ट्रेट वाला रीजन हो गया, और गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के साइड वाला रीजन हो गया, लक्षद्वीप ऑल्सो। अब जब पढ़ाई करते हुए लोगों को ये ध्यान में होता है कि लक्षद्वीप जो है वो कोरल ओरिजिन की है और अंडमान जो है वो वोल्केनिक ओरिजिन की है, प्लेट टेक्टोनिक ओरिजिन की है। तो कोरल्स जो हैं वो लक्षद्वीप में ज़्यादा पाए जाते होंगे, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। लक्षद्वीप आइलैंड की जो फॉर्मेशन है वो कोरल्स की वजह से है, ये बात सही है, बट कोरल्स की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही पाई जाती है। लक्षद्वीप का एक्सटेंट लैंड वाइज, एरिया वाइज बहुत ही छोटा है, तो ज़्यादा जो कोरल्स हैं वो फिर भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही पाए जाते हैं। लक्षद्वीप कम्प्लीटली कोरल ओरिजिन की है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन अगर हम सिर्फ एरिया की एक्सपेंस की बात करें, कहाँ ज़्यादा कोरल्स पाए जाते हैं, तो वो अंडमान में ही पाए जाते हैं और उनकी डाइवर्सिटी भी वहाँ ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। अगला जो हमारा पार्ट है, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑफ विच ओरिजिन। ओरिजिन लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोरल ओरिजिन की है, एटॉल टाइप या कोरल टाइप। कोरल ओरिजिन कैसे होता है? जो कोरल्स फॉर्म करते हैं सी में, शैलो डेप्थ में सी में, उनके ऊपर सी के सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, सैंड या फिर दूसरे छोटे मोटे शिंगल्स, छोटे मोटे रॉक्स, वो वहाँ डिपॉजिट कर जाते हैं और एक आइलैंड का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये आइलैंड्स बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑफ कोरल ओरिजिन, ठीक है, और फॉर्म्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द सबमर्ज्ड वोल्केनिक पीक्स। छोटे मोटे एरिया जो होते हैं उसी में, उसके अराउंड कोरल्स ग्रो कर गए और उन कोरल्स के ऊपर आसपास में सी के सैंड और दूसरे सेडिमेंट्स वहाँ डिपॉजिट कर करके छोटे मोटे आइलैंड्स वो फॉर्म कर जाते हैं। वैसे ही ओरिजिन होती है कोरल कोरल आइलैंड्स की। वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, जबकि अंडमान के आइलैंड्स रिलेटिवली बड़े हैं क्योंकि वो प्लेट टेक्टोनिक से फॉर्म किए हुए। विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ लक्षद्वीप वो कौन सी आइलैंड है? तो ये अमीन डीवी है। ये याद रखने वाली बातें हैं, फैक्ट याद रख पाओ जितना उतना अच्छा है। अमीन डीवी ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आइलैंड, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है लक्षद्वीप आइलैंड की वो कौन सी है? तो ये दिस इज मिनिकॉय। मिनिकॉय के बाद वो मालदीव्स आ जाता है। कैपिटल जो है वो कवरत्ती है इनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो ये कावरत्ती जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड नहीं है, कैपिटल है, तो ये लोगों को लगेगा कि कावरत्ती लार्जेस्ट आइलैंड है, बट ये दिस इज नॉट ट्रू। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कावरत्ती इज एंड्रोट। ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं वो याद रख लेना। अमीन डीवी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉट पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड। मिनिकॉय जो है वो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, कैपिटल इनकी कावरत्ती है, और लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो एंड्रोट है। टोपोग्राफी ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स इज, तो ये माउंटेनियस तो बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। प्लेट्यू लाइक विथ वैलीज, ये भी गलत है। ये सारे तभी होंगे जब वॉल्केनिक ओरिजिन्स के होंगे या फिर टेक्टोनिक ओरिजिन्स के होंगे। और फ्लैट विथ एब्सेंस ऑफ हिल्स एंड स्ट्रीम्स, दिस इज ट्रू फॉर कोरल आइलैंड्स, चाहे वो मालदीव्स वाला रीजन हो या लक्षद्वीप वाला रीजन हो, जो उनकी ज्योग्राफी होगी वो सिमिलर होगी।
फ्लैट आइलैंड्स होंगे, छोटे मोटे नारियल के पेड़ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कोई हिल्स या फिर नेचुरल रिवर वाटर का सोर्स नहीं होता। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सराउंडेड बाई कोरल रीफ से ये सराउंडेड है। फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स नहीं है यहाँ पे, फ्रिंजिंग रीफ्स। अलग अलग कोरल्स के टाइप्स होते हैं, जब हम कोरल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब वो देखेंगे कि इंडिया में कौन से पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते। तो बैरियर रीफ्स जो है वो नहीं होते हैं यहाँ पे, फ्रिंजिंग रीफ्स यहाँ पे होता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सराउंडेड बाई द फ्रिंजिंग रीफ्स। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, फिजियोग्राफी एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। मैक्सिमम पॉसिबल हमने कवर करने की कोशिश की। आगे कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखने को आएंगी जो हम मिस कर चुके हैं, तो हम अगले लेक्चर्स में भी उन्हें डाल देंगे, बाद में उन्हें सेपरेटली ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए मोर देन 150 क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर 2 में हम कर चुके हैं। इनको प्रैक्टिस करके सारे कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, लोकेशंस एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हो सकती है मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश की है। तो कंटेंट पसंद आए तो कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।